करण कपूर, आपके पास आना चाहूँगा। समाज सेवी हैं, लगातार आप लोगों के बीच में सक्रिय रहे हैं। करण, जिस तरीके की स्थितियां आज आपके सामने आ रही हैं उसे लेकर आप क्या सोच रखते हैं, कैसे देखते हैं कि आखिर आपदा तो है, हर बार आती है, ये सब कह रहे हैं, बिन बताए आती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आपदा के अंदर जो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है उसके अंदर किसका हाथ आप मानते हैं? आखिर कारण क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, जो आपदा नेचुरली आती है उसका आना हमें समझ आता है, बट ये जो आपदाएं आजकल हम देख रहे हैं, जो रोज एक कोई रोड बह गई, कहीं गांव में पानी घुस रहा है, या कोई पुल के पुल ढह गए, ये सारी हमारी बनाई हुई आपदाएं हैं, ये सारी मैन मेड आपदाएं हैं, और इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है। हम सबसे पहले, अगर मैं रानी पोखरी पुल की बात करूं जो ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ता था, उसमें जाखल नदी में पानी आया, उस नदी में खनन हुआ था एंड वो पुल ढह गया। लोगों ने ये दलील दी कि खनन की वजह से जो है कि पुल की जो नींव थी वो कमज़ोर हो गई थी, जो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक अनप्लान्ड विजन भी सामने आता है सरकार का। अभी अगर मैं कुछ टाइम पहले की बात करूं तो उसी एरिया में जहां से जाखल नदी बहती है, उसी नदी के अराउंड हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वहां पर एयरपोर्ट बनाना चाहते थे। एयरपोर्ट का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट वो स्थानों के जंगल में कर रहे थे एंड वो ऑलमोस्ट जाखल नदी तक जाता। अब आप सपोज करिए कि अगर वो एयरपोर्ट बनाने की आज शुरुआत हो चुकी होती, या कुछ साल बाद वो एयरपोर्ट बन चुका होता और उस नदी में फिर से इतना पानी आता, तो वो कितना ज्यादा डैमेज कॉज कर सकता था। एंड यही बात सिर्फ देहरादून या देहरादून एयरपोर्ट या आसपास के एरियाज तक सीमित नहीं है। मैं अगर 2013 में केदारनाथ आपदा की भी बात करूं तो उस केदारनाथ आपदा के बारे में 2003 में चेता दिया गया था। 2003 में एक प्रमुख न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आर्टिकल छपा था जिसमें कहा गया था, बम की तरह फटेगा चिड़ोबारी ग्लेशियर। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कितनी ही सरकारें आई, किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, किसी ने भी उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। 10 साल बाद वो ग्लेशियर फटा, वहां पर बाढ़ आई, काफी लोग आए और सबने क्या किया, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह अपनी संवेदनाएं प्रकट करी। बात संवेदनाएं प्रकट करने की नहीं है सर। अब मैं आज जो भी बात अभी कहूंगा वो तीनों ही पार्टीज को बुरी लगेंगी और लगनी भी चाहिए। आप आज बात करते हैं कि आपने इतना लंबा एक संवेदनाशील अपना एक मैसेज दे दिया कि आप संवेदनाएं प्रकट करते हैं। आपने उसको रोकने के लिए क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। आपकी सरकार की टाइम पे काफी प्रोजेक्ट्स पास हुए। मैं देहरादून का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही आपको एक बता सकता हूं, जिसकी दीवार आपने बनाई, 80 करोड़ की लागत से वो दीवार बनी और पहली बारिश में वो दीवार ढह गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो हमारी अगर जैसे अभी आम आदमी पार्टी से जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बात करी कि किस तरीके से भ्रष्टाचार बहुत एक कॉमन चीज हो गई है एंड भ्रष्टाचार की वजह से भी ये सब हो रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ उनकी ये बात सुन के कि उन्होंने अभी तक अपना कुछ भी अपना मैनिफेस्टो नहीं बताया कि वो इसको रोकने के लिए क्या करने वाले हैं। अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करने वाले हैं। अगर अवैध खनन हो रहा है, जैसा कि आपने भी सर संजय जी आपने बात करी कि रोकने की क्या बात हो रही है, रोकने की इस टाइम पे कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सारी पार्टीज एक ही जैसा सोचती हैं और एक ही जैसा अपना मत रखती हैं। इन्होंने कैंट विधानसभा की बात करी। कैंट विधानसभा में बिंदाल एक प्रमुख नदी वहां पर बहती है। बिंदाल नदी के ऊपर इतनी बड़ी बस्ती बनी हुई है। आपने उनका वहां से रिहेबिलिटेशन का कोई प्लान बनाया है क्या? आपने सोचा है कि क्या आप उनका रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे? क्या आपने कभी रिहेबिलिटेशन का सोचा भी है? या आप भी और पार्टियों की तरह उनको वहीं पर ही पक्के मकान दे देना चाहते हो ताकि मसूरी की तलहटी में कभी बादल फटे और बिंदाल की नदी में बाढ़ आते वो लोग भी बह जाएं और फिर से आप भी आ जाएं अपनी संवेदना प्रकट करने? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की बात हुई, ये बहुत सारे सवाल आपने उठाए हैं, बहुत ही। जी बोलो करण, बोलो। ये चार धाम प्रोजेक्ट की बात हो रही है। इनफैक्ट जो सबसे पहली ये चीज जो डिस्कस हुई थी, जो एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनी थी, उसको जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उसी रिपोर्ट में जैसे सर ने भी बोला कि 900 किलोमीटर की रोड को इन्होंने 53 प्रोजेक्ट्स में बांट दिया ताकि वो रविंद्र आऊंगा आपके पास, इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस से बच सके। वो अपनी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस से बचने के लिए उन्होंने उसको 53 सेगमेंट्स में उस पूरे प्रोजेक्ट को बांटा। अब उस प्रोजेक्ट को बांटने के बाद अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने ये यहाँ पर बात उठाई कि साइंटिफिक तरीके से सोचने की अब जरूरत है। अरे साइंटिस्ट तो बोल बोल के थक गए। आपके प्रदेश में तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, इतने बड़े बड़े यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इतने बड़े बड़े आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ के साइंटिस्ट रोज अपना गला फाड़ के चिल्लाते रहते हैं, बट आप लोग अपना कान बंद करके बैठे हैं।
आप लोग नहीं सुनते हैं। चलिए साइंटिस्ट तो करण कब से में बोल रहे हनी हैं, पाठक रवनीत हमारे चोपड़ा जी साथ ने जो हैं, रिपोर्ट इनसे जवाब ले सुप्रीम कोर्ट लेते में दी हैं। थी। करण बिल्कुल